हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 35 ऑफ बीएनएसएस व्हिच टॉक्स अबाउट प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एक एक सेक्शन तो मैं नहीं कहूँगी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से जो मैक्सिमम सेक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 478 टॉक्स अबाउट इन व्हाट केसेस बेल में बी टेकन, यानी कि कौन से केसेस में आप बेल ले सकते हो। So subsection 1 says when any person other than accused, a person accused of a non-bailable offense, कोई भी other person, कोई भी person, बस वो नॉन बेलेबल ऑफेंस का अक्यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा ऑफेंस जिसमें बेल नहीं मिलती है बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के, उसका वो अक्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मैं कह सकती हूँ कि बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। बेलेबल ऑफेंस का अगर अक्यूज्ड है, इज डिटेन्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट, बगैर वारंट के, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और अपेयर्स, ठीक है, और अपेयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट, और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट एंड इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, और किसी भी समय पर जब वो कस्टडी में है ऑफ सच ऑफिसर और एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग की किसी स्टेज पर बिफोर सच कोर्ट टू गिव बेल। प्रोसीडिंग कहाँ पर हो रही है? कोर्ट के सामने हो रही है या फिर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है वो, ठीक है। सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो उसको जो है बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर और कोर्ट इफ ही और इट थिंक्स फिट, मतलब चाहे तो ऑफिसर को ठीक लगे या इट किसके लिए यूज किया गया? कोर्ट के लिए यूज किया गया है। मे एंड शैल इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट, अगर वो इंडिजेंट निर्धन व्यक्ति है और वो फर्स्ट श्योरिटी फर्निश नहीं कर सकता, इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल बॉन्ड फ्रॉम सच पर्सन, तो बेल बॉन्ड लेने के बजाय उसको डिस्चार्ज कर देंगे ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर हिज अपीयरेंस एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। क्या बताया? उससे हम बेल बॉन्ड नहीं लेंगे बट हम उससे एक बॉन्ड डिस्चार्ज करवा देंगे, कि एक तरह का मान लो कि गारंटी रखवा लेते हैं उससे, एक बॉन्ड को साइन करवा के कि जब तुमको बुलाया जाएगा तो तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सेज वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू गिव बेल बॉन्ड विद इन अ वीक ऑफ द डेट ऑफ हिज अरेस्ट, अगर 7 दिन के भीतर वो नहीं देता है, क्या बेल बॉन्ड नहीं देता है, जिस दिन से उसका अरेस्ट हुआ उस दिन से 7 दिन के अंदर अगर वो नहीं देता है, इट शैल बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द ऑफिसर और द कोर्ट, तो ये एक सफिशिएंट ग्राउंड होगा ऑफिसर के लिए या कोर्ट के लिए टू प्रिज्यूम दैट ही, कि वो एक इंडिजेंट पर्सन है, क्योंकि भाई वो बेल बॉन्ड पैसा नहीं भर पा रहा, तो इसका मतलब निर्धन व्यक्ति है फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोवाइजो, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 135 और सेक्शन 492। क्या बताए? सेक्शन में कुछ भी दे रखा है वो वहां पर सेक्शन नंबर 135 के सबसेक्शन 3 को और सेक्शन नंबर 492 को इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। फिर देखो सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है। सबसेक्शन 2 सेज नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, कह रहा है आप सबसेक्शन 1 में जो भी पढ़ा उसको भूल जाओ। वेयर अ पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड, जब पर्सन अपने कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है बॉन्ड की या बेल बॉन्ड की, एज रिगार्ड्स द टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस, जब जिस दिन उसको बुलाया गया था उस दिन वो नहीं आता है, तो इसका यही मतलब है कि वो जो उसने कंडीशंस जो भी थी बेल बॉन्ड में या बॉन्ड में, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाया। द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल, तो कोर्ट जो है रिफ्यूज कर सकते हैं कि हम तुम्हें बेल पे रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि तुम खुद तो मतलब टाइम से तो तुम आ नहीं सकते, तो तुम्हें बेल पे रिलीज करेंगे तो तुम आओगे ही नहीं, कहीं चले ही जाओगे। So when on a subsequent occasion in the same case, अगर ये दोबारा फिर से होता है, he appears before the court, कोर्ट के सामने वो अपेयर होता है और इज ब्रॉट इन कस्टडी या उसको कस्टडी में लेके आया जाता है, एंड एनी सच रिफ्यूजल शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स ऑफ द कोर्ट टू कॉल अपॉन एनी पर्सन बाउंड बाय सच बेल बॉन्ड और बॉन्ड टू पे पेनल्टी देयर ऑफ सेक्शन 491। ये जो है सबसेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है आपके प्री के लिए, इसमें वो जो 7 दिन वाली बात दे रखी थी ना, वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, मतलब उसको एकदम हम भूलने का वो नहीं कर सकते, उसको आप लोग याद रखना 7 दिन वाली बात। फिर आओ सेक्शन नंबर 479 पे। सेक्शन नंबर 479 कह रहा है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डेटेन। मैक्सिमम क्या पीरियड है जिसके लिए अंडर ट्रायल प्रिजनर को डिटेन करके रखा जा सकता है। Subsection 1 says where a person has during the period of investigation, inquiry or trial under this संहिता of an offence under any law, जो कि not being an offence for which the punishment of death or a like offence वो नहीं है, ठीक है, undergone detention for period extending up to 1/2 of the maximum period of the imprisonment specified। देखो for example कि 3 साल की तो उसकी imprisonment थी, ठीक है, अंडर ट्रायल प्रिजनर है, मान लो कि उसने 3 साल का कोई ऑफेंस कर रखा था, मान लो जैसे थेफ्ट कर रखा था, अब ये अंडर ट्रायल प्रिजनर है, अब इसने 1.5 साल तो ऐसे ही निकाल दिए,
अभी कुछ फैसला नहीं आया, 1.5 साल इसने जेल में ऐसे ही निकाल दिया। तो क्या कह रहा है, तो ये बात समझ में आई ना कि 3 साल का मान लो उसने कोई ऑफेंस किया था, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट किया था, ठीक है, और उसका ट्रायल अभी भी चले जा रहा है, उसका ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 1.5 साल हो गया है उसको वहां पर, कह रहा है ना कि 1/2 अगर कंप्लीट हो गया है तो 1/2 of the imprisonment maximum period of imprisonment specified for that offense under that law, तो उसको रिलीज करा जा सकता है बाय द कोर्ट ऑन बेल, उसको बेल पे रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, हु हैज नेवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द पास्ट, आपको पता है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर क्या होता है, जो किसी भी ऑफेंस के लिए पहले पास्ट में उसको कन्विक्ट नहीं किया गया हो, तो ही शैल बी रिलीज ऑन बॉन्ड, तो उसको बॉन्ड पे रिलीज कर सकते हैं कोर्ट के द्वारा, इफ ही हैज अंडरगॉन डिटेंशन फॉर द पीरियड एक्सटेंडिंग अप टू 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड। अगर उसने वहां पे ऊपर किया था 1/2 था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के केस में क्या है, ये याद रखना, नॉर्मल अगर कोई बंदा है तो उसके लिए 1/2 है, और अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसके लिए 1/3 है। अगर 1/3 जो है उसने काट लिया है मैक्सिमम पीरियड, तो फिर उसको क्या होगा, उसको बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट में आफ्टर हियरिंग द पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनेंगे, रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे इन राइटिंग, ऑर्डर द कंटिन्यू डिटेंशन ऑफ सच पर्सन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 1/2। देखो अगर मान लो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर जैसे मान लो 1/2 उसने कंप्लीट भी अगर कर ली, 1/2 वो जेल में ही रहा था जब उसका ट्रायल चल रहा था, तो फिर अगर उसको रिलीज करने की बात हो रही है तो पहले रिलीज करने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा, क्योंकि उनको आपत्ति हो सकती है इस बात से, पहले उन्हें सुना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो चाहे तो 1/2 से ज्यादा भी रख सकते हैं, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सही से बहस करी है तो उसको मतलब अगर कोर्ट बेसिकली सेटिस्फाइड हो गई है तो उसको 1/2 से ज्यादा पीरियड के लिए भी रखा जा सकता है, ठीक है, लॉन्गर देन 1/2 ऑफ द सेट पीरियड, या फिर उसको रिलीज कर देंगे। अगर सही से सब कुछ सेटिस्फाइड हो गया कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बातों से तो उसको ज्यादा पीरियड के लिए रखा जा सकता है, या फिर अगर नहीं सेटिस्फाई हुआ है तो उसको रिलीज हिम ऑन बेल बॉन्ड, उसको बेल बॉन्ड पे रिलीज करेंगे इंस्टेड ऑफ बॉन्ड। तो फिर बॉन्ड का यूज हम नहीं करेंगे, हम बेल बॉन्ड का यूज करेंगे अगर रिलीज कर रहे हैं तो, ठीक है। Provided also that no such person shall in any case can be detained during the period of investigation, जब इन्वेस्टिगेशन का पीरियड चल रहा है, इंक्वायरी का टाइम चल रहा है, ट्रायल का टाइम, फॉर मोर देन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। भाई 3 साल का तो उसने इम्प्रिजनमेंट ही किया था, जो मैक्सिमम सजा थी, अब 3 साल के लिए पूरा, जब तक कि जजमेंट नहीं आ जाता आप उसको 3 साल के लिए पूरा जेल में नहीं रख सकते, इस कहने का ये मतलब है, ठीक है। Then explanation says, in computing the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to delay in proceeding caused by the accused shall be excluded. तो इसमें क्या कह रहा है कि जब हम कंप्यूट करेंगे कि पीरियड ऑफ डिटेंशन क्या है, मतलब कितने समय के लिए वो जेल में रहा है, जब हमको ये काउंट करना है, कंप्यूट का मतलब जब हमको ये काउंट करना है, तो जो पीरियड ऑफ डिटेंशन जिसकी वजह से डिले हुआ है प्रोसीडिंग में, और वो भी अक्यूज की तरह कॉज किया गया है, तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हम पीरियड ऑफ डिटेंशन में काउंट नहीं करेंगे। कौन से टाइम को हम पीरियड ऑफ डिटेंशन में काउंट नहीं करेंगे? उस टाइम को जो जिस टाइम की वजह से कोर्ट की प्रोसीडिंग में डिले हुआ है, और ये डिले हुआ किस वजह से? अक्यूज की वजह से। सबसेक्शन 2 देखो क्या कह रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, फिर से कह रहा है सबसेक्शन 1 में जो भी कुछ लिखा है भूल जाओ, एंड सब्जेक्ट टू द थर्ड प्रोवाइजो, थर्ड प्रोवाइजो को ध्यान में रखते हुए, थर्ड प्रोवाइजो कहाँ है, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रोवाइजो को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये थर्ड प्रोवाइजो है, इसको ध्यान में रखते हुए, where an investigation, inquiry or trial in more than one offense or in multiple cases are pending against a person, एक से ज्यादा ऑफेंस का इंक्वायरी या ट्रायल उसका पेंडिंग चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या ट्रायल पेंडिंग चल रहा है, या उसके ऊपर मल्टीपल केसेस हैं जो उस बंदे के ऊपर पेंडिंग है, तो उसको रिलीज नहीं किया जाएगा बेल पे, ठीक है, तो उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। सिंपल लॉजिक है ये कि भाई अगर उसके ऊपर कई सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं तो फिर उसको रिलीज करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि द सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल वेयर द अक्यूज्ड पर्सन इज डिटेन, जहां पर अक्यूज पर्सन को डिटेन किया गया है, उस जेल का जो सुपरिटेंडेंट है, जब उसका पीरियड कंप्लीट हो जाए, 1/2 चाहे कंप्लीट हो जाए, और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के केस में 1/3 जब कंप्लीट हो जाए ऑफ द पीरियड मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 एज द केस में बी। अब ये सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का जो सुपरिटेंडेंट जेल का, उसका काम है कि वो इमीडिएटली एक एप्लीकेशन देगा राइटिंग में कोर्ट को कि भाई इनका ये पीरियड कंप्लीट हो गया और उसको आप बेल पर रिलीज कर सकते हो। तो ये किसके ऊपर काम दे रखा है? सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। अब ये भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। ऐसे ही सवाल बनते हैं, आपको भी पता होगा ये, जब आप बेयर एक्ट पढ़ते रहते हो ना तो आपको समझ में आता है कि कहाँ से क्या सवाल बन सकता है। मैंने आपको बताया 1/2 1/3 ये सवाल बन सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल वाला सवाल बन सकता है, यही सब जो कुछ चीज़ें हैं ये बन सकती हैं। ये जो टाइम एक्सक्लूड कर रहे हैं, कौन सा टाइम हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये भी सवाल अगर बहुत ज़्यादा घुस के पूछेंगे तो ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है। सो आई रियली होप आप लोग को ये दोनों सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।